तो दोस्तों वेदांग बैच में हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर एक पार्ट है किसका, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक नागरिक है। तो यहीं से कल हम डिबेट कर चुके, थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे कि कल की कहानी आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। तो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेट व्यवस्था है, क्योंकि मैंने कल बताया था कि हमारे यहाँ दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ नेशन होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट किस कौन कहलाता है, प्रधानमंत्री कहलाता है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था का नागरिक है, और कौन सा वास्तविक नागरिक है, तो यानी ये कौन है, प्रधानमंत्री। तो यहीं से पूरी पिक्चर बनती चली आई थी कि कर निर्वाचक मंडल के माध्यम से व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करता है। बहुमत दल जिसको प्राप्त होता है उनके रूलिंग पार्टी के हेड को हम यहाँ पर पीएम अपॉइंट करते हैं, या जो मंत्रिमंडल का हेड होता है वो भी पीएम होता है। प्रधानमंत्री एक प्रकार से कह सकते हैं दल व्यवस्थाओं का संचालन करता है। इनके वन टू वन करके हम पूरी कहानी को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। तो कुछ जो एलिमेंट्स कल के बाद चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ से चीज़ों को दोनों बेस में लेके चलते हैं, कंसेप्ट बेस भी, फैक्ट बेस भी, और सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले आ जाएगा, इसका चयन करते हैं, इनको नियुक्त करते हैं। यानी एक पॉइंट कह सकते हैं कि जो पीएम है उसकी नियुक्ति कैसे होती है, या नियुक्त कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर क्या दिखेगा। बहुत इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन कहीं से भी घूमेगा वहां से निकल के आएंगे। ऐसा कोई संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है, और ना ही उनकी योग्यताओं के बारे में स्पष्ट किया। बस इतना है कि रूलिंग पार्टी का जो हेड होगा वो कौन होगा, पीएम होगा। तो यानी 75 आर्टिकल में इसके बारे में डिफाइन कर रखा है। और ये क्या डिफाइन कर रखा है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेंगे लोकसभा के बहुमत दल के नेता के रूप में। किस रूप में करेंगे, तो यहीं से राष्ट्रपति के द्वारा बहुमत दल के नेता के रूप में। तो जो मेजोरिटी में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी वो कौन अपॉइंट किया जाएगा, पीएम किया जाएगा। लेकिन क्या इसकी कोई आवश्यक शर्तें हैं कि अगर कोई योग्यता किस आधार पर रखा जाएगा, तो यहां से पीएम की योग्यता का अभाव है, योग्यता का अभाव है। लेकिन योग्यता के अभाव होने की वजह से उसने दो कंडीशन फॉलो कर दी गई हैं, तो दो शर्त लगा दी गई हैं। अब ये दो शर्त कौन कौन सी हैं, एक पहला, वह सांसद होना चाहिए, या सांसद बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी 6 महीने के सांसद अंदर बन जाए या उसके अंतर्गत योग्यता हो। तो पहला, सांसद यानी मेंबर, सांसद होना चाहिए। अगर सांसद नहीं है तो यहीं से इसी में सांसद बनने की योग्यता हो। योग्यता का मतलब 6 माह के अंतर्गत वो सांसद बन जाना चाहिए। एक पहली शर्त तो इसकी ये लगा दी। दूसरी शर्त में अगर हम लोग जाते हैं, सेकंड सिचुएशन में जाते हैं, तो लोकसभा के बहुमत दल का उसे समर्थन प्राप्त हो। उस व्यक्ति को उठाएंगे और वहां पे डाल देंगे, लो बेटा जाओ तुम राज करो। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, या बहुमत दल का नेता हो या उस बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ऐसा कह सकते हैं बहुमत दल का समर्थन प्राप्त। इसी चीज को स्पष्ट करते हुए 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करता है कि यदि अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं है तो उसके लिए अगर किसी योग्यता भी है तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। 6 माह के अंतर्गत उनको क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार सांसद बनने की योग्यता के ऊपर होना पड़ेगा। अब यही से पॉइंट निकल के आ जाएगा, इन दो शर्तों के आधार पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किस आधार पर, लोकसभा में बहुमत दल का नेता उनके आधार पर। लेकिन अगर अगर बहुमत ना मिले तो क्या करेंगे, चुनाव के पूर्व या चुनाव पूर्व से सबसे बड़े गठबंधन के रूप में किसी नेता का चयन राष्ट्रपति जी भी कर सकते हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वयं विवेक के आधार पर भी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं गठबंधन के रूप में। तो अगर सेकंड कंडीशन यहां से देख ले, अगर बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
पहली कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन, अगर मेजोरिटी उनके पास एक्सेप्ट नहीं है तो क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा अब सबसे बड़े गठबंधन, जो मेजोरिटी में गठबंधन के आधार पर प्रधानमंत्री पीएम का चयन करते हैं। कौन चयन करता है, राष्ट्रपति जी महोदय करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें भी होना चाहिए। तो ये सेकंड जो कंडीशन है राष्ट्रपति की, स्वयं विवेक की पावर है। स्वयं विवेक के आधार, मान लीजिएगा यहाँ मेजोरिटी 272 चाहिए लोकसभा के अंतर्गत, अब किसी के 271 है मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे दूसरे वाले गठबंधन के साथ 272 से ऊपर पहुंच गया। हालांकि इतना होगा नहीं क्योंकि 550 से ऊपर नहीं कहानी नहीं जाती है, लेकिन संभव मान के चलें कि 250 किसी के पास है, बाकी पास 272 हो चुके हैं। तो यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि गठबंधन को अपॉइंट कर लिया जाएगा और विशेष बहुमत बड़ी सरकार जो होगी उसको हटाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहीं से लोकसभा के माध्यम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा, 1997 में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि कोई मेंबर लोकसभा का नहीं है तो राज्यसभा के मेंबर को भी प्रधानमंत्री अपॉइंट कर सकते हैं। किस आधार पर, तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे डाला ये। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर मनमोहन सिंह, इंदिरा गुजराल सिंह, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो राज्यसभा के मेंबर होने के नाते यहाँ पे क्या बने हैं, पीएम बने हैं। तो यानी दूसरे सदन का व्यक्ति भी यहाँ पर क्या बन जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं पीएम बन सकता है। तो ये कहानी आपके दिमाग में पिक्चर नुमा कहानी बनती हुई चली गई होगी। तो आइएगा सेकेंड पैराग्राफ में, अगर आपने इसको समझा है तो बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कौन कौन से कार्य करते हैं, क्या उनकी ताकत होती है, ये हम लोग बात करें। लिखें, प्रधानमंत्री की शक्तियां, पीएम की शक्तियां, पावर ऑफ पीएम। तो पीएम को एक शक्तियां तो है नहीं, पीएम की शक्ति राष्ट्रपति के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, पीएम की शक्ति को प्रधान मंत्रिमंडल के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, यानी पीएम की शक्तियों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंटों के आधार पर हम चीजों को समाहित कर सकते हैं कि क्या क्या शक्तियां हैं। अगर समान रूप से देखें तो प्रधानमंत्री जो है, जो मंत्रिपरिषद होती है, जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स होती है हमारी, उनके निर्माण करने में उनके जीवन के, उनके मरण का क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं केंद्र होता है। भाई साहब, अगर प्रधानमंत्री निकल के पतली गली से मर गए, मान लो कहीं चले गए, छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया, इसका मतलब एक व्यक्ति के छोड़ने से पूरा मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो होता है भंग हो जाता है। तो पहली शक्ति तो यही है, पहला पॉइंट, पीएम प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण कर दिया तो जीवन कब तक रहेगा, जीवन चल रहा तो उसका मरण कब होगा, मरण का केंद्र होते हैं। तो इसका मतलब इससे बड़ी शक्ति क्या होगी भाई, निर्माण भी वही करा रहा, यानी मंत्रिमंडल का निर्माण भी वही कराएगा, कब तक चलेगा उसका तय ये भी करेगा, ऊपर से इस्तीफा देना है, खत्म हो गया तो ये सारी कहानी यही करेंगे। ऊपर से अगर इनका निर्माण कर रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंटों में कंबाइन करने का प्रयास करें। पीएम की सलाह पर, पीएम अगर सलाह नहीं देगा तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री अपॉइंट नहीं कर सकते। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्र के मंत्री होते हैं उनको एक प्रकार से नियुक्त किया जाता है। तो यही से कह सकते हैं पीएम की सलाह पर। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंसेप्ट में ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिएगा। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रियों को, मंत्री कौन से, संघ के मंत्री, संघ के मंत्री को नियुक्त करते हैं। अच्छा पॉइंट है, बिना इनके अपॉइंट नहीं करेंगे तो पीएम की शक्ति देखो कितनी कितनी खतरनाक है। और भी शक्ति की अगर हम लोग बात करेंगे, जितने भी मंत्री बने हैं अब उनके बीच में जो मंत्रालय हैं, विभाग है, उसका बंटवारा कौन करेगा, यही आदमी करेगा। तो कह सकते हैं कि मंत्रियों के बीच मंत्रालय एवं विभागों का बंटवारा किया जाएगा। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में फिल्म की तरह फिट हो जाने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर चीजें घुमा घुमा के पूछेगा तो आपको यहां से करने का प्रयास करेंगे। और भी दो चार पॉइंट, जैसे राष्ट्रपति की व्यवहारिक व्यवहार में राष्ट्रपति की सभी शक्तियां पीएम को सौंप दी गई हैं कि पीएम के आधार पर या मंत्रिमंडल के आधार पर
जैसे किसी संधि करना, समझौता करना है, तो सभी शक्तियां पीएम की ही शक्तियां होती हैं। तो यानी राष्ट्रपति की जो व्यवहारिक शक्तियां होती हैं वो पीएम की वास्तविक शक्तियां बन जाती हैं। तो कार्यकारी कौन है? राष्ट्रपति। और वास्तविक कौन है, रियल कौन है? प्रधानमंत्री। तो यही कह सकते हैं कि व्यवहार में राष्ट्रपति की शक्तियां पीएम की शक्तियां ही होती हैं, शक्तियां ही होती हैं। इसलिए दिमाग में ये भी रखिएगा, पीएम इनका भी काम करता है। अगर पीएम जिस सदन का सदस्य होता है वह उस सदन का नेता भी होता है, और दूसरे सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए ध्यान रखना, किसी को भी नियुक्त कर सकता है, करता है, तो इसका मतलब है कि सदन का नेता होता है, यानी वो सदन के नेता के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। इसके अलावा बहुत सारे काम इसके बन जाएंगे, जैसा कि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो वास्तविक प्रतिनिधि होता है क्या? विदेशी मामलों का। जितने भी विदेशी हमारे पास समझौते हो रहे हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कर कौन रहा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो यहीं से कह सकते हैं नंबर 4, नेक्स्ट जो भी है, विदेशी समझौते, ये अन्य जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, समझौते या अन्य जितने भी, इनका अग्रदूत होता है। नाम से तो होंगे राष्ट्रपति के, लेकिन प्लानिंग कौन करेगा? ये सारे काम करेंगे। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं विधायी शक्तियों के रूप में अंतर क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकारों के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है, राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं उसके निर्माता होता है। इवन अगर हम बहुत सारे पॉइंट लेके तो लोकतंत्र का शासक भी होता है। इस तरीके से इसके कार्य को कम से कम 8 9 10 पॉइंट हम लिखते चले जाएंगे। जब भी इसके कार्य नहीं खत्म होंगे तो लोकतंत्र का शासक होता है। तो लोकतंत्र को चलाने के लिए इसको हम लोग कहते हैं। तो यानी एक प्रकार से कहा जाए प्रधानमंत्री की अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। इसीलिए लॉर्ड मैकाले के द्वारा भूमिका का वर्णन किया गया कि प्रधानमंत्री की भूमिका क्या रहती है। तो भूमिका के रूप में हमारे पास संसदीय व्यवस्था है, और ब्रिटिश मॉडल के आधार पर हमने उसको एक्सेप्ट करा है। तो यहाँ पीएम जो मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करता है? वास्तविक कार्यपालिका के रूप में बनाया जाता है, जो सदन के प्रति क्या है? उत्तरदायी रखा गया है, जबकि ऐसा ब्रिटेन में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए लॉर्ड मैकाले कहते हैं यहाँ पर एक प्रकार से कैबिनेट रूपी चाप है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री घुमाएगा उस चाप को, वैसे पूरा मंत्रिमंडल घूमना स्टार्टिंग कर लेगा। लॉर्ड हैवरिस कहते हैं कि सरकार के बीच में या सरकार के मुखिया के रूप में वो व्यक्ति पीएम कहा जाता है, जो सरकार को पूरा लीड करने का काम करेगा। एचआर ग्रिप्स कहते हैं, एचआर ग्रिप्स के बारे में बड़े दार्शनिक उन्होंने कहा कि देश का वो प्रमुख होता है और वो सरकार का भी प्रमुख होता है। तो देश का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों ही के रूप में कार्य करता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं एक दार्शनिक हुए हैं बहुत खतरनाक, जिनको रैमजिमियोर कहते हैं। तो रैमजिमियोर ने कहा था ये नाव का मल्लाह है, यानी कह सकते हैं ये जहाज का मल्लाह है। जहाज का मल्लाह मतलब जो पूरे जहाज को लेकर चलता है, यानी देश को लेकर चलता है। तो कुछ भूमिकाओं के बारे में जो कोटेशंस हैं उनको भी लिखने का प्रयास करें, जिससे कि थोड़ी सी पिक्चर बनती हुई चली जाए। तो लिखें प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन। प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? संसदीय मॉडल है, संसदीय व्यवस्था है, जो कि कहाँ से अपनाया गया है? ब्रिटेन की व्यवस्था से अपनाया गया। और ब्रिटेन की व्यवस्था से अपनाने का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे समझें तो ये वास्तविक कार्यपालिका का एक प्रकार से कह सकते हैं कार्यपालिका को बनाया गया। तो यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका है, कार्यपालिका को बनाया गया है। वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? यही आदमी होता है कि वास्तविक कार्यपालिका का पीएम। अब एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास करें। इसीलिए पीएम किसको बनाएगा? मंत्री परिषद को। और मंत्री परिषद काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर बनने की वजह से ये क्या होंगे? सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्या होंगे? सदन के प्रति उत्तरदायी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ हाउसेस, प्रति उत्तरदायी होंगे।
इसलिए कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तरदायी कोई पीएम ही अकेला नहीं होगा, ये मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी, इसको कहते हैं सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से। अब ये सदन के प्रति उत्तरदायी है, तो ये कहां से बनते हैं, बोलेंगे लोकसभा से। तो लोकसभा के प्रति भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन है, तो पूरी मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से। ये प्रश्न यूपीएससी ने 2021 के सापेक्ष में पूछने की भूमिका भी रखी गई थी। इसीलिए भूमिका में कुछ दार्शनिक के वर्णन को भी लिखने का प्रयास करें। पहला लिखें, रेमजे मियोर ने कहा, राजा राज्य के, रेमजे मियोर। तो रेमजे मियोर कहते हैं पीएम को कि पीएम राज्य है। अब ये राज्य क्या है, राज्य मतलब एक देश होता है, स्टेट होता है, नेशन होता है। राज्य के जहाज का मल्ला, मल्ला मतलब चलाने वाला। इसका मतलब ये अच्छा कोटेशन याद कर सकते हैं, कभी कभी ये रूप धारण भी कर लेता है। हर्बर्ट मैरिस कहते हैं कि सरकार के मुखिया के रूप में होता है। तो हर्बर्ट मैरिस की बात को भी लिख लीजिएगा। हर्बर्ट मैरिस कहते हैं यह सरकार का मुखिया होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट। अगर हर्बर्ट मैरिस के अलावा एक दो दार्शनिक का नाम लॉर्ड मॉर्ले कहते हैं कि यह एक प्रकार से कह सकते हैं कैबिनेट रूपी चाप होती है। तो लॉर्ड मार्ले लिख लीजिएगा, लॉर्ड मार्ले। अगर लॉर्ड मार्ले की बात करेंगे तो यह कैबिनेट रूपी चाप है जो घुमाया जाता है, तो यानी कह सकते हैं यह कैबिनेट, जो कैबिनेट है हमारी रूपी चाप, यानी पूरी कैबिनेट को चलाने का काम इनका होता है। तो ऐसे ऐसे कोटेशन भी तुम याद रखोगे तो आपके दिमाग में पूरी पिक्चर नुमा कहानी बनती चली जाएगी। एक प्रकार से एचआर ग्रिफ्स भी लिख लीजिएगा। एचआर ग्रिफ्स कहते हैं कि सरकार के मुखिया के रूप में भी काम करता है और पीएम सरकार का भी प्रमुख होता है। तो सरकार देश की मुखिया होती है और देश का मुखिया कौन है, भाई यही है। तो सरकार देश का प्रमुख। तो लिख लें एक और दार्शनिक के बारे में, क्योंकि ये कोटेशन आपको लिखने के काम भी आएंगी और ये समझने के काम आएंगे। कभी कभी कि किसने कहा था कि राज्य के जहाज का मल्ला होता है, तो भाई आप बता देंगे भाई रेमजे मियोर ने कहा था। तो एचआर जी ग्रिप्स ने क्या कहा, एचआर जी ग्रिप्स ये कहते हैं कि जो हमारे पास सरकार देश की प्रमुख होती है, क्या होती है सरकार, देश के लिए प्रमुख या देश की प्रमुख होती है। और अगर सरकार देश की प्रमुख है तो इस सरकार का हेड कौन है, बोलेंगे सर यहां से पीएम है। पीएम सरकार का हेड होता है। तो पीएम सरकार का प्रमुख होता है। तो यानी ये बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि भाई सरकार का प्रमुख अगर पीएम है तो देश का प्रमुख भी कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में वही कहलाएगा। कार्यकारी कौन है, राष्ट्रपति है। और यहां से पीछे पिक्चर दिमाग में निकलती हुई चली जाएगी। आया कुछ मजा। तो पीएम को भी हम आर्टिकल 74 में क्या है, आर्टिकल 75 में क्या, आर्टिकल 77 में क्या, आर्टिकल 78 में क्या, ये चार आर्टिकल पीएम के रूप में स्पष्ट कर रखे हैं। उनको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर। तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिएगा अगर बिल्कुल फुल टू मजा आ रहा है, तो कहानी को हम लोग आगे लेके चलने का प्रयास कर सकते हैं। राइट। चलिए, अब यहीं से अगर थोड़ी सी कहानी अगर हम लोग थोड़ा सा और कंसेप्ट के आधार पर लेने का प्रयास करें, तो प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति क्या है। उसमें जुडिशरी भी क्या कहता है, या प्रधानमंत्री एक तानाशाही रूप धारण कर चुका है, या प्रधानमंत्री का निर्वाचन जनता नहीं करती है। तो क्या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित तानाशाही है, भाई रूलिंग पार्टी का जो हेड होगा वही तो पीएम बनेगा, ऐसा कह सकते हैं। तो यह काफी शक्तिशाली पद है भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री का। तो इसका मतलब ये तानाशाही रूप धारण कर चुका है, क्या ऐसा सही है। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला यही पॉइंट लिख लीजिएगा कि क्या भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित यानी जो अपॉइंट है तानाशाही है।
तानाशाह है? इस बात को थोड़ा सा प्रश्न को लेकर मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूँ। और ये कंसेप्चुअल प्रश्न है, फैक्ट पे तो काम करिएगा। सबको पता है पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, अब कब तक रहेंगे, ये सब ये भी सबको पता है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश पद्धति के आधार पर संसदीय पद्धति को या संसदीय लोकतंत्र को इंडिया में स्टैब्लिश करा गया। तो यहीं से थोड़ा सा जानते हुए 74(1) में क्या है, इससे पहले ये जान लीजिएगा कि जैसे ब्रिटिश पद्धति है, इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई है। और संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करने के पीछे रीजन क्या था? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्थापना करना, कि जिसमें पीएम क्या होता है, एक प्रकार से वास्तविक प्रमुख होता है। तो यानी इसका कौन होता है? पीएम एक वास्तविक प्रमुख होता है। तो क्या उसे वास्तविक तानाशाही कह सकते हैं? इसका मतलब न्यायालय ने इस मत का समर्थन करा कि हमें एक गवर्नमेंट को लीड करने के लिए हमें हेड चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी ये स्पष्ट करता है कि भाई हमारे पास एक व्यक्ति है जो संवैधानिक नियमों का एक पिटारा लेकर बैठा हुआ है, वो संविधान की रक्षा करवाएगा, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए हमें एक ऐसे शासक का चयन करना पड़ेगा जो एक प्रकार से तत्कालीन समय या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शासक को लीड कर सके। उसे क्या कह दिया गया? वास्तविक काम ये वाला करेगा। जैसे एक बुजुर्ग व्यक्ति घर में अगर रिटायरमेंट हो जाए, उसके बाद उसकी एज ठीक ठाक हो जाए, तो उसको घर में एक आराम से बैठा दिया जाता है कि आप कुछ मत करो, बैठ के खाइएगा। उसके बाद उसके जो बेटे होते हैं वो कमाते हैं, खाते हैं, अपने हिसाब से घर चलाते हैं। ऐसे ही इंडिया में भी एक ऐसे बुजुर्ग को या ऐसे एक प्रकार के व्यक्ति को बैठा दिया गया कि आप बस देखभाल करो क्या चल रहा है, बाकी सारे काम मैं करूंगा। इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा या फिर पीएम को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक, यानी वास्तविक मतलब रियल में सारे काम ये करता है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन अगर हम इस प्रश्न पे जाते हैं, इस प्रश्न की जड़ों को खंगालने का काम करते हैं, क्या भारत का प्रधानमंत्री भाई निर्वाचित तानाशाही है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में यहाँ पर जिसके पास 272 प्लस सीटें हो जाएंगी, इसका मतलब एक वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी, सत्ताधारी पार्टी कहलाएगी। अब ये सत्ताधारी पार्टी ही क्या करेगी? अपने एक लीडर का चयन करेगी। तो लीडर का चयन मतलब एक नेता का चयन करेगी, और उस नेता ही को ही कौन करेंगे? राष्ट्रपति जो क्या करेंगे? पीएम अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब कुल मिला के एक पार्टी 272 लोग मिलकर एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो एक प्रकार से कह सकते हैं उनका लीडर है। तो कहाँ जहाँ 150 करोड़ जनसंख्या हो, उसका सिर्फ 272-73 लोग मिलकर कह रहे हैं कि ये हमारा लीडर है, इसको पीएम अपॉइंट कर दो, और पूरे देश को वो लीड कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्या भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित तानाशाही है, इलेक्टेड, हमारे पास डिक्टेटरशिप है? भाई खतरनाक पॉइंट बन जाता है। लेकिन इस बात को स्पष्ट कैसे करें? आप यूपीएससी की विद्यार्थी हैं, तो स्पष्ट करने का काम हमारा तुम्हारा सौंप रखा है कि भाई सारी बातें प्रश्न पूछेगा, स्पष्ट हम तुम जैसे विद्वान करेंगे ना। आप भी विद्वान हो, हम भी विद्वान हैं। तो यहीं से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद काफी शक्तिशाली है। इसे निर्वाचित तानाशाही नहीं कह सकते, क्योंकि हम इसके पक्ष में नहीं जाएंगे। अगर पक्ष में जाएंगे देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोशिश करनी है कि अब आपको पक्ष में नहीं जाओगे तो इसके कुछ आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, भाई क्यों तानाशाही नहीं कह सकते हैं। तो यहीं से कि भारत में, लिखो मेरे साथ, पीएम का पद काफी शक्तिशाली है, लेकिन इसे निर्वाचित तानाशाह नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, क्योंकि मैं उन कोर एरियाज पे कमांड करने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और एग्जाम के लिए आप एक माइंड लेके जाएं एग्जाम में, जिससे कि इस प्रश्न इसके आसपास भी अगर घूमेगा तो आप वो कर पाएंगे। क्या क्या क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ सीमाएं हैं। अब ये सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, इनके बारे में 1 to 1 करके 2-3 पॉइंट लिखने का प्रयास करें। एक पहला, मंत्री परिषद का जब भी निर्माण किया जाएगा तो वहां जाति को देखकर, धर्म को देखकर, गठबंधन को देखकर या किसी अन्य अस्त्र को देखकर किसी मंत्री का चयन नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन अगर हम इन सब चीजों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्पष्टता के साथ हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पर मंत्रिपरिषद के निर्माण में कुछ सीमाएं तय कर दी गई हैं। तो यहीं से मंत्रिपरिषद के निर्माण में सीमाएं, अब ये सीमाएं ही ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री तानाशाही रूप धारण जब करेगा जब अपने मन की बात करेगा। हालांकि हमारे यहाँ के पीएम मन की बात करते रहते हैं, लेकिन जैसे धर्म के आधार पर आप बिल्कुल, ये तो है नहीं कि सारे हिंदू धर्म के लोगों को ही बाकी सब खल्लास हो गए निर्माण कर देंगे। इसको एक व्यापक तरीके से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर अन्य समुदाय के आधार पर, या फिर अन्य किसी अन्य वर्ग के आधार पर हम निर्माण नहीं कर सकते कि भाई यूपी में कई बार प्रश्न ऐसा बन जाता है कि क्या भारत के अंतर्गत मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? भाई किसने मना किया? जिस देश में राष्ट्रपति मुस्लिम बन सकता है तो प्रधानमंत्री क्या बात है? लेकिन करें क्या, हमारे देश में कुछ ही 2-3 पार्टियां ही एक प्रकार से सर्वोच्च बड़े पायदान पर बैठी हुई हैं और वो सर्वोपरि बहुमत लेके वही अपने प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। जैसे कांग्रेस की बात करेंगे तो अनेकों लोग यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन वहां तक मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। तो ऐसा प्रश्न कहना उचित नहीं है, क्योंकि कई बार मुझसे भी कई बच्चों ने प्रश्न पूछा पढ़ाते समय क्या इंडिया में तीसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट की बात करेंगे हम, भारत के संविधान को अगर अलिखित लेके बैठे होते तो भारत का प्रधानमंत्री तानाशाही बन जाता। तो सेकंड पैरामीटर ये क्या है कि भारत का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का लिखित संविधान है। तो यानी अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की मतलब राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, कार्यपालिका की शक्तियां क्या हैं, इन सब के बारे में स्पष्ट है। ऊपर से इन सब के लिए तानाशाही हम लोग इसलिए नहीं कह सकते कि जो हमारे पास मंत्री होते हैं उनका श्रेणी क्रम होता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे, फिर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो एक क्रम बोल रखा है। तो यहीं से कह सकते हैं नंबर 3 पॉइंट पे कि मंत्रियों का श्रेणी क्रम होता है, और श्रेणी क्रम होता है इसलिए इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को तानाशाही रूप धारण नहीं कर सकते। लेकिन जब तक एक एंगल और देखिएगा, जब तक पीएम अपने पद पर हैं तब तक मंत्रिपरिषद का भी अस्तित्व होता है, इसलिए इसको तानाशाही नहीं कह सकते। और लेकिन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें या किसी अन्य अवस्था में वो इस्तीफा दे दें एक एग्जाम्पल बेस पे, तो पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही क्या होती है, भंग हो जाती है। इसका मतलब एक संविधान के अंतर्गत एक अनुकूल परिस्थिति दे रखी है कि यहाँ पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर नुमा कहानी बन पा रही होगी इस पूरे बिंदु को देखते हुए कि क्या भारत के प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाही कह सकते हैं? तो बोलेंगे सर निर्वाचित तानाशाही तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसे सरकार का प्रमुख होने के नाते, और सरकार देश की प्रमुख होती है इसलिए होने के नाते वास्तविक शक्तियों का प्रमुख कह सकते हैं। इसीलिए मंत्रिपरिषद में और प्रधानमंत्री में आपस में 2 संबंध बताए गए हैं। इन संबंधों को भी जान लो, इससे आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बनती हुई चली जाएगी। एक संबंध अगर हम लोग बात कर लिखो, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में संबंध, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में संबंध। अब ये संबंध 2 देखने को मिलते हैं हमारे, 2 संबंध अगर देखने को मिलते हैं तो एक संबंध तो हमारे पास क्या है, सामान्य जनों में या सामान्य स्थिति में, और एक संबंध हमारे पास है विशेष स्थिति में। विशेष स्थिति में अब देखो दोनों पॉइंटों को समझो, बहुत मजा आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरी कंसेप्ट की कहानी इस्टेब्लिश कर डालूं जिससे कि आपके दिमाग में निकल के आते हैं। तो भारत में प्रधानमंत्री की स्थिति को 2 भागों में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सामान्य में और एक स्पेसिफिक में। इस सामान्य स्थिति में तो ये है कि जैसे सामान्य जनों का प्रथम नागरिक है, सरकार का प्रमुख है, बस लीडर कर रहा है, सबको सबको अपने अपने अस्तित्व दे रखे। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं सभी क्रियाएं सामान्य तरीके से हो रही हूं। एग्जाम्पल बेस पे जो पंडित नेहरू हैं, जब वो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भी उतनी होती है जो पंडित नेहरू की होती है।
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग देखेंगे तो एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे सामान्य जनों का एक प्रधानमंत्री के रूप में कह सकते हैं कि वो वास्तविक कार्य करता हुआ चलता है। बाकी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डिफरेंट डिफरेंट जितने मिनिस्ट्री हैं वो अपने कुल अनुकूल कार्य करते हैं। विशेष मंत्री के रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस बात को लॉर्ड मार्ले इस चीज का समर्थन करते हैं। तो लॉर्ड मार्ले जो एक तो लॉर्ड मार्ले क्या कहते हैं कि हर किसी प्रधानमंत्री को सामान्य जनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ना कि सारी शक्ति अपने अंडर में होना चाहिए। लेकिन जेम्स हारकोर्ट इस बात को कहते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति जो है भारत के, जेम्स हारकोर्ट इस बात को स्पष्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री की स्थिति जो है एक प्रकार से लघु तारे के रूप में होती है। यानी लघु तारा कहा जाता है एक प्रकार से। लघु तारा क्या होता है, देखो समझने का प्रयास करें। लघु तारा यानी जिस तरीके से आप देखेंगे हमारे यहाँ दो ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने विशिष्ट स्थिति के सापेक्ष में पूरे प्रधानमंत्री को लीड किया है। एक अगर देखेंगे तो इंदिरा गांधी को, और दूसरा रूप देखेंगे तो गांधी जी के, वो मोदी जी के साथ। तो यानी मोदी जी इस समय लघु तारे के रूप में काम कर रहे हैं या इंदिरा गांधी ने काम किया था। तो यानी हमारे देश में प्रधानमंत्री की दो स्थिति मानी गई है। एक सामान्य स्थिति में हर किसी को अपना अपना अधिकार है काम करने का, और एक विशेष स्थिति में। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अगर हम मोदी साहब को देखेंगे तो एक लघु तारे के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे पार्टी हो तो उनके अनुकूल चल रही है, देश हो तो उनके अनुकूल चल रहा है। यानी बाकी जितने मिनिस्ट्री बैठे हुए हैं वो सब बेचारे बस फॉर्मेशन कमांड कौन दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री लघु तारे के रूप में भी कार्य करता है और विशिष्ट रूप में भी कार्य करता है। तो यानी इन आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो एक प्रक्रिया है मंत्री परिषद के सापेक्ष में दो रूप में कार्य करती है। अब डिफरेंट डिफरेंट मंत्रालय होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मंत्री परिषद होंगे। अगर अगर अपने अनुकूल सब लोग कार्य करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि देश का विकास बेहतर होता है। और यदि एक ही व्यक्ति पूरी चीजों को टैकल करने का प्रयास करेगा तो लोकतांत्रिक अवस्थाएं तो चलेंगी, लेकिन लोकतांत्रिक स्वतंत्रता नहीं होगी। वो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता नहीं होगी तो मान के चलिएगा कि देश की जो नीतियां हैं वो थोड़ी लेट लतीफ के साथ साथ इवन अगर कहा जाए तो बेस्ट भी नहीं हो सकती है। तो यानी हमारे यहाँ तारा कैसे काम करता है, लघु तारे के रूप में इस समय सरकार चल रही है, जबकि ऐसा होना चाहिए। जैसे पंडित नेहरू ने पटेल को सबको अपने अपने मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और वहां से पूरी पिक्चर बनती हुई चली गई थी। तो क्लियर यहाँ तक कुछ मजा आया, बोलो यस और नो। तो यानी हमने इन सब के लिए एक सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर की स्थापना कर डाली। जो यहाँ मिनिस्टर मिनिस्टर गा रहे थे अभी, यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर होगा, एक उप मिनिस्टर होगा, इन तीन मंत्रों की स्थापना। यूपीएससी 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में 4 मंत्री रखे गए हैं जबकि 3 मंत्री रखे गए हैं। ये प्रश्न डायरेक्टली पूछा भी गया है। तो लिखिएगा, इसी में लिखो केंद्रीय मंत्री परिषद, और वहां 1 to 1 करके हम लोग टैकल कर लेते हैं कि क्या प्रियम का इनका सबका काम होता है। लिखो सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद। सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर्स। बताओ कैसी लग रही क्लास, ऐसा लग रहा है पूरी पिक्चर बनती चली जा रही होगी। बताओ कमेंट करके, एक बार सब लोग कमेंट करिएगा, क्या सबको मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ कमेंट करके यस और नो। बताइए कितने लोगों को मजा आ रहा है। टुनटुन जी बताएं, नाम भी तुम्हारा मस्त है यार टुनटुन। कभी कभी आप लोगों को अपने नाम पे भी घृणा होती है नहीं होती है, कभी कभी बताएं सब लोग, सबको नाम अपना पसंद है या नहीं है। कमेंट करें सब लोग, क्या सबको अपना अपना नाम पसंद है। ऐसा कोई प्राणी है जिसको अपना ही नाम पसंद ना हो, बस दूसरे का ही पसंद हो, ऐसे भी बहुत होते हैं। जो चाय में मजा है ना वो जिंदगी में कहीं मजा नहीं है। जिस तरीके चाय को आराम आराम से
पीते हैं, ऐसे ही जिंदगी हम आराम आराम से कष्टों से पीती है। क्या बात है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने लंबे सेशन नहीं किए, 1 घंटे 2 घंटे तक हम अभी तक पढ़े हैं। मन है करता है मेरा भी कभी कभी एक मैराथन लगाई जाए जहाँ पे 4 से 5 घंटे क्लास चले, 6 घंटे क्लास चले, बस मैं भी कुछ ना कुछ खाता रहूँ और पढ़ाता रहूँ, तुम भी कुछ ना कुछ खाते रहें पढ़ते रहें। लेकिन इसके लिए जरूरी, मैं तो पढ़ा लूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है कि पूरी चीजें आ जाए। चलो आइएगा, बात करते हैं सेंट्रल सेंट्रल मिनिस्टर की, सेंट्रल काउंसिलिंग मिनिस्टर की। देखिएगा इसके पीछे वजह क्या है कि इंडिया में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रखा गया है उसके पीछे लॉजिक है कि हमारे पास संसदीय, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखा गया, संसदीय व्यवस्था रखी गई है। दैट मीन्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा गया, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है ना। तो ये कहां से लिया गया, ब्रिटेन मॉडल से, ब्रिटिश मॉडल है ये। लेकिन मॉडल बेशक भी ब्रिटिश है, लेकिन काम सारे किसके किए हैं, अपने किए गए। इसकी वजह, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश मॉडल से पार्लियामेंट सिस्टम को लेने के लिए, अगर हम ये देखेंगे पार्लियामेंट सिस्टम को करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक पॉलिटिकल व्यवस्थाएं, पॉलिटिकल व्यवस्था की गई है, और एक की गई है हमारे पास प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था। तो जो कार्यकारी होती है वो 2 प्रकार की, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका होती है। तो यहीं से कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव, तो यानी प्रशासनिक कार्यपालिका और ये राजनीतिक कार्यपालिका, इन दोनों को लीड कौन करेंगे। तो इनको लीड करने के लिए हमने क्या डाल दिया, इन दोनों को लीड यानी कंट्रोल करने के लिए हमने डाल दिया गया एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी चाहिए। कौन चाहिए, सीईओ चाहिए। क्या बोलेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी चाहिए। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब है कि जो इसको कंट्रोल कर सके दोनों चीजों को, उसके लिए हमने क्या लगा दी, सरकार के साथ एक मंत्री परिषद को लगा दी। यानी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया गया, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद लगाने का मतलब है उसका कोई हेड होगा, तो उसका जो हेड होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पीएम। तो पीएम पॉलिटिकल को भी कंट्रोल करता है, और पीएम एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करता है। ऐसे ही स्टेट में जाओगे तो सीएम पॉलिटिकल को भी कंट्रोल करेगा, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करेगा, जो प्रशासनिक कार्यपालिका निकल के आ जाती है। क्लियर, इससे पूरी पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी। अब यहीं से मंत्री परिषद के सापेक्ष में अगर हम लोग देखेंगे तो सामान्यतः आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78, इन 4 आर्टिकल को मंत्री परिषद शासन में स्पष्ट किया गया। तो लिखे डाल के इसमें संवैधानिक प्रावधान। आह, क्या मजा है चाय में। संवैधानिक प्रावधान। अब आपकी जो मैं चाय पी रहा हूं, आपका मन कर रहा होगा काश हमारे पास भी। कुछ लोग तो ले भी आएंगे, देखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अब यहां पर जो मंत्रिपरिषद के लिए प्रोविजन किया गया है वो सामान्यतः एक प्रकार से 4 भागों में इन्वर्ट कर सकता है। पहला आर्टिकल क्या है, 74 है। देखिए 74 में क्या क्या स्पष्ट है, ये बातें भी आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता के लिए या परामर्श के लिए या सलाह देने के लिए एक परिषद होगी। ये आर्टिकल 74 कहता है। क्या, परिषद होगी। परिषद मतलब काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग क्या करेगी, राष्ट्रपति की सहायता करेगी। कोई दिक्कत है तो उनको बताओ भाई क्या दिक्कत है, हम सॉल्यूशन करेंगे। सहायता के साथ साथ अगर राष्ट्रपति जी कोई परामर्श मांगते हैं, सजेशन मांगते हैं, तो परामर्श देगी। और अगर परामर्श नहीं भी देते हैं तो सलाह देगी, ये काम करिएगा। तो यानी तीनों काम करवाएगी, सलाह देगी। इन तीनों करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक परिषद चाहिए। वो तो ये
आर्टिकल 74 में स्टफ बोल रखा था, और इसी परिषद का हेड कौन होगा, इसी परिषद का हेड होगा पीएम। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं यहाँ पर किसके अनुकूल कार्य करते हैं, परिषद के अनुकूल कार्य करते हैं। परिषद का मालिक कौन बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। तो आर्टिकल 74 में ये स्पष्ट करा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद जिसका प्रधान जो है पीएम होंगे, उनकी सलाह पर, सहायता पर और परामर्श पर कार्य करेंगे। इसीलिए मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच हम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी है राष्ट्रपति को, उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं, उसको न्यायालय में लेके नहीं आ सकते हैं, ये और स्पष्ट कर दिया गया। तो यानी मंत्री परिषद एक उपबंध है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य करने के हेतु सलाह देता है। आर्टिकल 42 में, अमेंडमेंट 42 में 44 के अंतर्गत संविधान में परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि साहब आप हमारी अनुकूल ही काम करेंगे, तुम हमारे सर पे बैठे हो, हमारे अनुकूल काम नहीं करोगे तो भाई सरकार सही तरीके चल नहीं पाएगी। ये बातें आर्टिकल 74 में स्टेब्लिश हैं। चलो, मंत्री परिषद के सापेक्ष में पीएम को अगर देखें तो आर्टिकल 75 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 75 में ये कहा रखा है कि पीएम की नियुक्ति के साथ साथ राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करेंगे। तो क्या 75 क्या कहता है, पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और यहां पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति क्या करेंगे, पीएम की सलाह पर करेंगे। इसका मतलब अब आपके दिमाग में पॉइंट आ जाएगा कि मंत्रियों की नियुक्ति पीएम साहब कराते हैं, पीएम के कार्य भी निकल के आ जाएंगे। ऊपर से जो मंत्री परिषद होगी उसकी एक संख्या जो है 15% से अधिक नहीं होगी। इसका उपबंध 91 अमेंडमेंट के माध्यम से 2003 में किया गया है। तो इसी में स्पष्ट है कि जो मंत्री परिषद है उसमें 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, अधिक संख्या नहीं होगी। इसका मतलब एग्जाम्पल बेस पे समझें, थोड़ा सा मजा आ जाएगा आपको भी। जैसे एग्जाम्पल समझ लें, हमारे पास कितना 500 लोग हैं, 550 लोग हैं। इसका अगर 15% निकालेंगे, या मान लेते हैं 500 लोग हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल बेस पे 15% निकालेंगे, 15 पंजे 75, तो यानी 75 से ज्यादा हम मंत्री अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री को भी अपॉइंट किया गया, यानी प्रधानमंत्री अलग से काउंटिंग नहीं होंगे 15 के अलावा, उस 15 में भी काउंटिंग होंगे। इस बात से आप लोग क्या सहमत होंगे? इसके उपरांत यह पर व्यवस्था जो है कब की गई, लिख लीजिएगा, 91 अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। और 2003 में इस्टेब्लिश करने के बाद क्या किया गया, ऐसा प्रावधान रख दिया गया कि हमारे मंत्री परिषद में 15% से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। 2022 में प्रश्न डायरेक्टली यहां से पूछा गया, लिख लो, बिजन सर बोल रहे हैं, देखिएगा, है ना। इसलिए कहा जाता है, तीसरा पॉइंट इसी में, जो मंत्री होते हैं वो जो राष्ट्रपति है उनके प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब ये पॉइंट समझने का प्रयास करें। राष्ट्रपति किसके अनुकूल कार्य करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। और मंत्री परिषद जो इनसे कहेगा वो बिना वो बाध्यकारी नहीं है, मना नहीं करेंगे। इसलिए इन मंत्रियों को बीच बीच में, जरूरी तो नहीं कि 5 साल की लगा दिया कि गृह मंत्री को वो रहेगा, चेंजिंग कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर विराजमान रहता है। ये भी इसमें आर्टिकल 75 में स्टेब्लिश है। ऊपर से जो ये मंत्री परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, वो यही मंत्री परिषद 2-3 बार क्वेश्चन वो लगातार पूछा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है या सदन के प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी है या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। अरे बाप रे, खतरनाक क्वेश्चन बन रहा है। तो लिखिएगा, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है, सामूहिक उत्तरदायी है। तो यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, इसलिए कभी कभी यहां लोकसभा नहीं लिखा होता है, यहां सदन लिखा होगा तो हम इसे सही कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां सामूहिक उत्तरदायी ना लिख के वो व्यक्तिगत लिखेगा तो साहब किसी भी कीमत पर सही मत करिए, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहां सिर्फ ही लिख दूं कि मंत्री परिषद
राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से, तो उसको थोड़ा सोचने का विषय बन जाएगा, गलत बन जाएगा। इसलिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 75 में अवलोकन है। मजा आया 75 के बाद? चलो नेक्स्ट आर्टिकल जोन सा है 77 आ जाएगा। चलो ये क्या है, इसमें क्या बात करते हैं। आर्टिकल 77 में क्या देखो, जितनी भी कार्यवाहियां, जैसे आपके घर में कार्ड आता होगा, आपके दादाजी के नाम लिखा होगा, रामफल सिंह चौहान या रामफल सिंह इस तरीके, राम प्रसाद सिंह चौधरी, और वहां दावत खाने कौन जाते हैं? बच्चे। इसका मतलब एक घर में 10 लोग हैं, सारे मुखिया जो हेड है वो कौन कहलाता है? बुजुर्ग कहलाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो बुजुर्ग है, जितनी भी कार्यपालिका की कार्यवाही होंगी वो किसके नाम से होंगी? राष्ट्रपति के नाम से होंगी। तो यहीं से कह सकते हैं कार्यपालिका की कार्यवाही, एग्जीक्यूटिव की वर्किंग जितनी भी होगी, कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से। यानी ये आर्टिकल 7 इसके बारे में स्पष्ट करता है कि जितने भी कार्यपालक की कार्यवाही हैं उनके नाम से की जाएंगे। उसके उपरांत आर्टिकल 78 और इनके स्पष्ट देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति संघ के प्रशासक के रूप में संबंध के मामले में मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय है, जो भी विधायक कानून है, प्रस्ताव है, उनके बारे में सूचित करेंगे, उनके संबंधों को बनाए रहेंगे। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं राष्ट्रपति और संघ के प्रशासन के संबंध के मामले में आपस में संबंधों को स्टैब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए एक प्रकार से आर्टिकल 78 स्टैब्लिश कर लिया गया। तो लिख लीजिएगा आर्टिकल 78, संघ के प्रशासन के रूप में, संघ का प्रशासन के रूप में बताया गया है संबंध। किससे? एक प्रकार से कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब इस चीज को समझो, थोड़ा सा व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करें। हमारे देश में यूटी 2 प्रकार की होती हैं। एक यूटी जहां पर गवर्नर्स वगैरह, उप गवर्नर्स और सीएम रहते हैं। एक यूटी वो होती हैं जहां पर राष्ट्रपति जी प्रशासक के रूप में कार्य करवा लेते हैं। जैसे कि आपके पता है कि अपने यहाँ अब तो लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर और यहाँ पर क्या बोलते हैं, दिल्ली में हमारे पास क्या है, सीएम है। बाकी जगह आज भी प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा विवरण आपके दिमाग में स्टैब्लिश हो जाना चाहिए, जिसके बारे में आपकी पूरी पिक्चर बनती हुई चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसी सापेक्ष में लेके चलते, जो हमारे पास अब मंत्रिपरिषद होती है उसकी संरचना को समझते हैं, और फिर मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में अंतर क्या है इसको समझते हैं, फिर किचन कैबिनेट क्या होती है उसको समझते हैं, और किचन कैबिनेट में कौन शामिल हो जाएगा उसको समझ जाएंगे। मान लो एग्जाम्पल बेस पे आप प्रधानमंत्री बनते हैं, किसका नाम है, क्या नाम है इनका, एक नाम लेते हैं यहाँ पे संजना का। चलो संजना को छोड़ो, किसी को नाम लेते हैं, रोहित का नाम लेते हैं। रोहित सौभाग्य से धोखे से यहाँ पीएम बन जाते हैं वन टाइम के लिए। चलो मान लो बन गए आज, और बनने के बाद इनकी जो गर्लफ्रेंड है या इनकी जो प्रेमिका है या इनके जो प्रेमी है, एग्जाम्पल बेस पे कोई भी हो सकता है, किताब मम्मी पापा सब हो सकते हैं, तो लग रहा है कि देश को कहाँ लेके जाएं, ये सुझाव किससे लें? जो मंत्रिमंडल है उससे सुझाव ले सकते हैं, या किसी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री को एक ऐसी सुविधा दे रखी है कि साहब एक कैबिनेट बनाई जाएगी, उसे बोलेंगे किचन कैबिनेट। समझेंगे इसको आगे भी चल के। उसमें आप किसी को भी रख सकते हैं, अपने परिचित को भी रख सकते हैं, आप परिवार के मेंबर को भी रख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप देश के निर्माण में उनसे राय मांगेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, है ना। इससे क्या होगा, नए आइडियाज निकल के आएंगे। अब रोहित जी मान लो वन टाइम के लिए पीएम बन जाए, पर तो मुझे लग रहा है सारा तांडव खड़ा कर देंगे ये तो साहब। किसे बुलाएंगे ये, तुम खुद सोचो। बिल्कुल जो लफंडर दोस्त होंगे, आइएगा शाम में पार्टी करते हैं, बैठिएगा, डिस्कशन करेंगे देश में कैसे कैसे यूसीसी लागू किया जाए, डिस्कशन करेंगे कैसे देश में 370 को हटा के कुछ और लागू किया जाए, है ना। यही डिस्कशन होगा ना, पी पा के फिर यही तांडव होगा। तो यहीं से किचन कैबिनेट को भी समझने का प्रयास करेंगे, तो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी लिखिएगा मंत्रिपरिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की संरचना। इन इस पॉइंट को भी समझो, यही से 2021 में प्रश्न पूछा गया था। 21 में प्रश्न पूछा गया था, और इतना ही पूछा गया था कि भारत में 4 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। अरे बाप रे साहब, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 4 कहां से ले आएंगे? तो यहीं से
इनको 1 to 1 करके समझने का प्रयास करें। एक होता है कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर इंग्लिश में लिख लो, कैबिनेट मिनिस्टर एक ही बात है। एक होता है राज्य मंत्री, यानी स्टेट मिनिस्टर जिसको कह सकते हैं, राज्य मंत्री, जिसको हम लोग स्टेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं। जैसे ही केंद्र की बात करें, हम राज्य की बात नहीं करें, राज्य की बात तो ऑटोमेटिकली ऐसे चली जाएगी। और एक होता है उपमंत्री। ये 3 तरह के हमारे पास मंत्री होते हैं। वो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री। लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य रूप से 3 को याद नहीं रखते, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यानी यहां पर एक प्रकार से कहा जाए, जो नीति निर्माण में भाग लेते हैं, प्रोसेस कैसे बनेगी, पॉलिसी कैसे बनेगी, देश कैसे चलेगा, यानी एक प्रकार से कहा जाए जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यानी क्या, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, इंपोर्टेंस मिनिस्ट्री है, महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अब ये महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन से होंगे? संभवतः कहा जाए तो इवन वे में कहा जाए, संक्षेप में कहें 10 से 15 इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, तो उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो यानी ये क्या होते हैं? एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट सदस्य होते हैं। इसमें कौन से मंत्रालय आएंगे? जैसे एग्जाम्पल बेस पे गृह मंत्रालय, भाई अपने आप में, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऐसे मंत्रालय को जिनको दिया जाता है उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? कैबिनेट के मेंबर होते हैं। अभी कैबिनेट के मेंबर कौन कौन से होते हैं समझने का प्रयास करेंगे। कैबिनेट मेंबर हमारे पास जो प्रारूप है वो है, एक काउंसलिंग होता है, एक मंडल होता है, एक असेंबली मंडल जिसको कह सकते हैं। उसमें लगभग 15 से लेकर 20 मंत्री होते हैं। तो 20 मंत्री कौन से होंगे? ओनली कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। परिषद में अन्य लोगों को भी शामिल किया जाता है, जो ये वाले मंत्री आते हैं। लेकिन अभी समझो, दोनों में अंतराल में तक कर लूंगा, मजा आ जाएगा। अगर हम यहाँ की बात करेंगे राज्य मंत्री की, तो राज्य मंत्री एक प्रकार से स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री होते हैं। इनको क्या दिया जाता है कि साहब एक काम करो, इसी में से जो मंत्रालय, मान लो रक्षा मंत्रालय है, इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए, इनको सलाह के रूप में एक प्रकार से कह सकते हैं रख लेते हैं। तो यानी इनको सलाह की जिम्मेदारी दी जाती, बताओ कैसे करना चाहिए। या इसके अलावा कुछ ऐसे विशेष कार्य उनको सौंप दिए जाते हैं कि इस कैबिनेट मिनिस्ट्री, मान लो रक्षा का काम है, रक्षा में विशेष कुछ किसी को सौंप दिया गया, तो यानी स्वतंत्र प्रभार जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री बोलते हैं। एग्जाम्पल बेस में ये सदस्य बैठक में जब तक भाग नहीं लेते हैं, जब तक इनको बुलाया नहीं जाता है। जैसे ये तो बैठक में भाग लेंगे, बिना बुलाए भी जाएंगे, क्योंकि ये मेंबर हैं उसके। ऐसे ही कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये मंत्रिमंडल के मेंबर भी नहीं होते हैं, और जो वहां बैठक हो रही है उसमें भाग नहीं लेते हैं, इनको जब तक बुलाया ना जाए। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये मंत्रिमंडल का पार्ट नहीं होते हैं, मंत्री परिषद का पार्ट होते हैं। पॉइंट बन रहा है। अगर हम उपमंत्री की बात करेंगे तो यहां पर प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों की सहायता करने के लिए, कैबिनेट मंत्री सदस्य नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, ये बैठक में भाग नहीं लेते हैं। एक प्रकार से उनकी हेल्प करने के लिए हम उपमंत्री, जैसे एक प्रकार से कहा जाए गांव में किसी की सहायता करने के लिए असिस्टेंट लगा दिया गया, तो ऐसे ही यहां पर प्रशासनिक काम के लिए, राजनीतिक काम के लिए, या इसके अलावा बाकी जो हमारे पास संसदीय कार्य होते हैं उनके काम के लिए, संसदीय कार्यों के लिए, इन तीनों कार्य के लिए हमें इनकी सहायता करने के लिए उपमंत्री का चयन करते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, कैबिनेट मंत्रिमंडल के मेंबर नहीं होते हैं, और ये बैठक में भाग भी नहीं ले सकते हैं। ये तो बेचारे भाग ले भी लेते हैं बुलाने पर, लेकिन ये भाग नहीं लेते हैं। तो यहीं से लिखने का प्रयास करें कि ये सदस्य नहीं होते हैं कैबिनेट के, कैबिनेट सदस्य नहीं होते हैं, और ये बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। ये बेचारे बुलाने पर ही जाएंगे, कॉल करने पर ही जाएंगे, बिना नहीं जाएंगे। साहब बताओ ना, कैसे आए तुम, बताओ भैया, तुम्हें तो बुलाया नहीं क्या? अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं वापस। तो इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्ट्री।
तो यानी 3 रूप में हमने पूरे मंत्रिमंडल की संरचना, परिषद को संरचना रखा गया है। अब ये मंत्री परिषद की संरचना को 2 भागों में बांट रखा है। जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होती है, वो बड़ा निकाय है। और जो मंत्रिमंडल होता है, एक मंडल मतलब छोटा निकाय है। इसको भी थोड़ा सा अंतराल समझ में आ जाएगा तो आपके दिमाग में थोड़ा फ्लो बन जाएगा कि हाँ अच्छा ये वाले काम करते हैं, मजा आ जाएगा। तो लिख लें अंतर। अंतर किसमें? मंत्री परिषद में। परिषद मतलब काउंसलिंग होती है, बड़ी होती है। मंडल छोटा होता है, तो मंत्रिमंडल। अब देखिए इनमें तुम्हें अंतर समझ में आ जाएगा ना, तो आधे क्वेश्चन यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हुए चले जाएंगे। और यही मैं अवधारणा कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे दिमाग में एक एक पॉइंट को निखार के डालूं कि अगर वहां से प्रश्न आ जाए तो आप अपनी झोली में आराम से समेट के ले जाएं और वहां पे सबको खोल दे अपना पिटारा, ले बेटा निकाल ले जो तुम्हें निकालना है। तो ये क्या है? बड़ा निकाय है। तो अगर बड़ा निकाय होगा, बिग एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, यानी लगभग 60 से लेकर 17 मंत्री इसमें शामिल किए गए होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो 15% से ज्यादा नहीं होता है। 15% मतलब 550 का 15%। एग्जाम्पल इसमें पीएम साहब भी होते हैं। ये लघु निकाय है, छोटा निकाय है, तो ये लघु निकाय है। यहीं पर लघु निकाय अगर ये है तो यहाँ लगभग 15 से लेकर 20 मंत्री होते हैं। 20 मंत्री। अब अगर यहाँ बात करेंगे तो इसमें जो ये परिषद है, यहाँ कैबिनेट मंत्री भी आएंगे, यहाँ राज्य मंत्री भी आएंगे, यहाँ उप मंत्री भी आएंगे। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं तीनों मंत्री को यहाँ रखा जा सकता है। तीनों मंत्री, तीनों कौन से हैं? कैबिनेट, राज्य और ये उप। बुलाने पर हम इस तरीके से, लेकिन इन वालों को देखिएगा यहां सिर्फ किसको रखा जाएगा? बोलेंगे यहां पर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल करते हैं, तो यहां केवल कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं। तो ये अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। इनकी संभवतः देखा जाए कोशिश ये रहती है कि एक साथ बैठक नहीं होती है। कैबिनेट मंत्री की अलग हो रही है, राज्य मंत्रियों की अलग हो रही है, उप मंत्रियों की अलग बैठक हो रही है। तो संभवतः यहां कह सकते हैं एक साथ बैठक नहीं, अलग अलग होती रहती है। इसलिए ये योजना प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो बैठे हुए हैं साहब, एक हफ्ते में एक बार चाय खाने पर बैठक अनिवार्य है। तो इसलिए आपने देखा होगा बैठक होती रहती है यहां पर एक हफ्ते में एक बार। उसके उपरांत अगर हम लोग देखेंगे यहां सभी शक्तियां हैं लेकिन कागज में। लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये मौखिक भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पर जितनी भी शक्तियां हैं वो डॉक्यूमेंट्री रूप में काम करती हैं। तो यहां पर जो कार्य हैं कागज रूप में कार्य करते हैं। मान लीजिएगा कोई चर्चा करनी है बड़े रूप में, तो यहां चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं मंत्री परिषद की जितनी भी शक्तियां हैं उनका सबका अंतिम निचोड़ किसके पास है? मंत्रिमंडल के पास। तो यहाँ मंत्री परिषद की शक्तियों का उपयोग हम यहाँ करते हैं। तो यहीं से करते हैं कि मान लीजिएगा 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई यहाँ पर, उसमें से एक बिंदु को फॉलो करना है तो कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। भाई उसकी मर्जी नहीं कर रहा, वो ऊपर बैठे हुए हैं। तो यानी मंत्री परिषदों की शक्तियों का प्रयोग ये करेगा। तो यानी आपके दिमाग में ये एंगल भी होना चाहिए कि ये सिर्फ कागजी कार्यवाही में ध्यान रखता है और ये बेचारा इंप्लीमेंट करने में ध्यान रखता है। अब ये मंत्री परिषद कौन कौन से कार्य करेगा? जो मंत्री परिषद के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल। मंत्री परिषदों के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल। यानी एक प्रकार से किस किस बिंदु पर चर्चा होनी है, कैसे कैसे काम करने हैं, उन सबको ये वाला आदमी इंप्लीमेंट कराता है। तो यहीं से कह सकते हैं कि मंत्री परिषद के राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनका अंतिम डिसीजन देने वाला, निर्देश देने वाला एक प्रकार से कौन है?
मंत्रिमंडल। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो ये क्या है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो हर कोई व्यक्ति क्या होगा जो यहां बैठा होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसमें, जो मंत्रिपरिषद में है। लेकिन यहां पर लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, यहाँ जिम्मेदारी लागू होती है कि जो मंत्रिमंडल के कुछ लोग बैठे हुए हैं ये सामूहिक उत्तरदायी हैं। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। अब देखो यहीं से अब 2 पॉइंट तुम्हारे दिमाग में अब यहां सेट हो रहे होंगे। अगर हम तुमसे पूछें कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्या सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लिखें कि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो सही नहीं है। क्या लिखेंगे, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। आया कुछ कंसेप्ट। तो ये हमने क्या करा है आज, इस पॉइंट को हमने कैप्चर किया कि प्रधानमंत्री कैसे हैं, उसकी संरचना कैसे होती है, फिर इस मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद में क्या अंतर देखने को मिलता है। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों पॉइंटों से आप आपको अवगत हो चुके होंगे। अगर मजा आया तो एक बार क्लैपिंग करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट पर यहां से पढ़ लिया हमने, मंत्रिपरिषद भी पढ़ लिया, मंत्रिमंडल भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किचन कैबिनेट पर। आइएगा किचन कैबिनेट की बात करके आगे चलने का प्रयास करते हैं। लिखिए किचन कैबिनेट। ये भी एक कैबिनेट है, ये भी एक किचन मिनिस्ट्री है। ये क्या है, इसको एक ओरली वे में 1 मिनट में समझाने का प्रयास कर सकते हैं। योगेश कुमार सैनी जी या योगेश सिंह सैनी जी, अगर हम आपका प्रश्न ये है गुरु जी, 15% का नियम में ये सभी मंत्री लिए जाते हैं या कैबिनेट मंत्री। जब मैं आपसे यही बता चुका हूं कि कैबिनेट मंत्री 10 से 15 ही होते हैं, 15 या 20 होते हैं। तो ये मान लीजिएगा कि 10 से 15 मंत्री 15% नहीं होते 550 का। इसका मतलब सभी मंत्री को मिलाकर 15% होते हैं। आया कुछ दिमाग में। और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल का पार्ट होते हैं, और सभी जो मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद का पार्ट होते हैं। तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं आपके दिमाग में पूरी फिल्म बनती हुई चली जाएगी। बताओ मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, कमेंट कर दीजिएगा। दिल खुश हो गया सबका, है ना। आया नहीं आया, पिक्चर बन पा रही नहीं बन पा रही, बताओ कमेंट करके। सबका दिल खुश हो रहा है। मन कर रहा है पढ़ते रहे, है ना। जिस दिन तुम्हारा मन थक जाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर की ऊर्जा खत्म होने लगी है, और मन करे और पढ़ ले। जब तुम पढ़ते पढ़ते सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ का मतलब समझ रहे हो ना, सब कुछ भूल जाओ, खाना भूल जाओ, कौन हमसे प्रेम करता है उसको भी भूल जाओ, इसका मतलब आर यू राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हो। और यदि पढ़ते पढ़ते तुम्हें कहीं की याद आ रही है, अरे बाप रे, इस समय मोहतरमा मोहतरमी या मोहतरवा सो रहे होंगे, हम जाग रहे हैं, क्यों, हम भी क्यों जागे, हम भी सो जाते हैं। समझ लीजिएगा तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है। और मन लगाने के लिए सबसे पहले आदमी को जीरो होना पड़ता है। जीरो होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ काम मत करो, पढ़ाई करो, सब काम करो। लेकिन सब काम करते 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 हर काम करते समय बाकी काम को जीरो कर दो। सपोज कर लो, अगर आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय टेंशन रहेगी, कुछ ना कुछ और करोगे, तो खाने का और अंदर जाने का आनंद खत्म हो जाएगा, उसमें मजा नहीं आएगा। देखा नहीं, कभी कभी खाना खाते खाते हम ये भूल जाते कितनी रोटी खा ली, क्यों, तुम्हारा पता ही नहीं क्या कर रहे हो तुम। मंत्रिमंडल के कार्य का निर्धारण कौन करता है, मंत्रिमंडल के कार्य का निर्धारण मंत्रिपरिषद ही करता है कि किन बातों और मुद्दा किया गया, वहां से निकल के आ जाएंगे। चलिए एक बार क्लैपिंग तो कर दो साहब, किचन कैबिनेट को पढ़ के फिर आगे चलते हैं। पढ़ेंगे आप ना, और 1 आध घंटा पढ़ लेते हैं ना। क्या है हाल दिल का। चलो किचन कैबिनेट की बात करते हैं।
ये एक कैबिनेट क्या है, मतलब ये भी एक मिनिस्ट्री है। लगभग इसमें देखा जाए 15 से लेकर 20 लोग होते हैं। अब यहाँ पर क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, तो इनके आने का मतलब है कि एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। किस पॉइंट के लिए? महत्वपूर्ण चर्चा के लिए, इंपॉर्टेंट डिबेट के लिए। वो महत्वपूर्ण चर्चा कोई भी हो सकती है। महत्वपूर्ण चर्चा राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक इकोनॉमिकल भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, या अन्य जो भी अन्य समस्याएं हैं तकनीकी, वो भी हो सकती है। तो किसी बिंदु पर विशेष अगर चर्चा करनी है, उसके लिए प्रधानमंत्री अकेला पूरे देश को लीड कर रहा है तो यानी उसको भी सलाह सुझाव डिस्कशन चाहिए। तो यहाँ पर एक स्पष्ट तरीके से 10 से 15 मंत्रियों को मिलाकर जो बनता है समूह, उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। लेकिन समान रूप से जहां पर इसका हेड कौन होता है? बोलेंगे पीएम। और पीएम उसमें हर समस्या पर यहां चर्चा कर सकते हैं। तो अगर हम तुमसे पूछे किचन कैबिनेट क्या है, किचन कैबिनेट एक चर्चाओं पर समस्याओं का डिबेट करने का एक मंच है। लेकिन इसमें कौन कौन हो सकते हैं, ये भी एक आइडिया बन जाता है। तो अगर किचन कैबिनेट में जो मंत्रियों का समूह है, इसमें कोई भी हो सकता है। इसमें कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। मान लीजिएगा इस समय अमित शाह की और मोदी जी की जोड़ी चल रही है, तो कैबिनेट में कौन होगा? अमित शाह भी होंगे, कैबिनेट मंत्री भी होगा। इसमें परिवार के जो मित्रगण हैं वो भी हो सकते हैं। मित्र किसी का नहीं है, मान लो परिवार का कोई मेंबर है, उसको भी यहाँ रख सकते हैं। तो परिवार के सदस्यों को भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो इन सब लोगों से मिला के क्या बन जाती है? किचन कैबिनेट, जो एक प्रकार से मंत्रियों का समूह कहलाता है। और उसके आधार पर प्रधानमंत्री जी हर किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए एक किचन कैबिनेट को अपॉइंट करते हैं, जो कि एक संविधान में उसका वर्णन उल्लेखित नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली व्यवहारिक रूप से सलाह लेने के लिए इसको बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी आपके दिमाग में क्या होगा? फिट हो चुका होगा। रियल क्लियर? तो अगर एग्जाम्पल बेस्ड थोड़ा रिवीजन भी करें कि आर्टिकल 74 में क्या है, तो आप बोलेंगे मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति के सहयोग परामर्श देने की शक्ति है। आर्टिकल 75 में क्या है? तो आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, कैसे अपॉइंट किया जाएंगे, कौन किया जाएगा। आर्टिकल 77 में देखेंगे तो कार्यवाहियों से जो कार्यवाही होंगी उनके संचालन के रूप में प्रावधान है। आर्टिकल अगर 78 देखेंगे तो सूचनाएं प्रदान करने के लिए पीएम का दायित्व क्या होगा, इसके बारे में प्रावधान है। तो अगर इजी वे में हम 4 आर्टिकल अगर हम लोग डायरेक्टली फैक्ट पे काम करते तो 74, 75, 77, 78 ये तुम्हें पढ़ना था। इनको मैंने ऐसे ही बता दिया। देखो कैसे। 74 में क्या है? मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सहयोग कैसे मिलेगा, परामर्श कैसे दिया जाएगा, सहायता कैसे दी जाएगी, उसकी शक्ति प्रावधान किया है। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के संबंध प्रावधान है, उसका चयन कैसे करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करेंगे। 91 अमेंडमेंट के माध्यम 2003 में 15% मंत्री बनाए जाएंगे, ये प्रावधान है 75 में। 77 में बात करेंगे जितनी भी कार्यवाहियां हो रही हैं उनका संचालन कैसे किया जाएगा, ये 77 में। 78 में अगर देखेंगे तो सूचनाएं प्रदान करने का जो प्रशासक लगा रखे हैं हमारे यूटी वगैरह में, वहां से सूचनाएं प्रदान करने का पीएम का दायित्व है। कैसे कैसे वहां सूचनाएं, मतलब वहां पे कैसे चल रहा है, ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर पिक्चर बन चुका है तो क्लैपिंग करने का प्रयास तो ना करें, अब आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। बोलेंगे से क्लैपिंग बहुत कराते हैं। क्लैपिंग में इसलिए करा देता हूँ कि आप जागते रहें, सोते ना रहें। जो सोएगा वो खोएगा, है ना, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वो जागे तो बहुत कुछ पाएगा, ऐसा कह सकते हैं ना। चलो चलें। तो ये कुछ आपने डाटा को समझा जो हम केंद्र सरकार के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री कैसे होता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं,
केंद्रीय परिषद क्या होती है, केंद्रीय मंडल क्या होता है, कौन से आर्टिकल में क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने एस्टैब्लिश करी। आइएगा अब थोड़ा सा अगले पॉइंट में केंद्र सरकार के जितने भी पॉइंट हैं उनको आराम आराम से निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम आज राष्ट्रपति को स्टार्ट कर लेते हैं तो राष्ट्रपति एंड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन संभवतः चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम समझ रहे थे लास्ट सेशन में जो हमारे पास विधेयक था, जो संशोधन था, अमेंडमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उस अमेंडमेंट में एक पार्ट आया था कि हम उसमें ज्वाइंट सेशन नहीं कर सकते अमेंडमेंट में। तो एक इसी में एक लॉजिक वर्ड है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेशन। आओ ज्वाइंट सेशन को 1 to 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। संभवतः कुछ लोगों को पता होगा और संभवतः कुछ लोगों को और अच्छा पता चल जाएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट संयुक्त अधिवेशन देखिए, ये इसी का केंद्र सरकार का ही बिंदु है, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार, हम लोग यहाँ पर जो 52 से लेकर 151 के बीच के डाटा को पढ़ना है, इसमें जो जो कुछ आएगा सबको आराम आराम से चलने का प्रयास करेंगे, राइट। अमित दीक्षित कैसी बात करते, क्लास कहो तो 12 बजे तक तो कर ही रहे हैं आज 2 घंटे की, भाई क्लास क्यों टेंशन लेते हो ना। चलो, अगर हम इसको निखारना चाहें कि अगर ज्वाइंट सेशन से कभी भी जिंदगी में प्रीलिम्स में, मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यह सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसका एक दायरा तय करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या इसमें खोजना है। सबसे पहला इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखो ये जानना पड़ेगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अच्छा, सब लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा यस और नो कि क्या मैं ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, या तेज तो नहीं पढ़ा रहा, मुझे लगता है थोड़ा तेज किया जाए, इतना ही ठीक चल रही है हमारी स्पीड। फिर इसके लगाने के कौन कौन से कारण हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा कि कौन कौन से कारणों से ज्वाइंट सेशन हमारे इंडिया में लगाया गया है। इसके उपरांत अगर कारण जान जाएंगे तो ज्वाइंट सेशन लगाने की कंडीशन क्या होती है, कौन कौन से मतलब प्रकार से लगाते हैं, उसको लगाने का एक प्रकार से टाइप कितने होते हैं, कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप क्या नॉर्मल मेजोरिटी में ला सकते हैं ज्वाइंट सेशन, नहीं ला सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। दूसरा, इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यानी इसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, कौन पुकारता है, कैसे करता है, तो यानी इसे लागू कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये भी हमें जानना है। और यहां पर अगर देखेंगे तो इसकी ये अगर आपके दिमाग में है तो ऐसी स्थिति में इसकी अध्यक्षता अध्यक्षता कौन करते हैं, ये सब हमें जानना पड़ेगा। सामान्य रूप से आपको इतना पता होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन आज तुम थोड़ा सा और एडवांस जान पाएंगे कि इसके अलावा भी कौन और कर सकता है। मान लो राष्ट्रपति महोदय जी इस समय अपनी प्रेमिका के साथ कहीं विदेश चले गए, उस समय ज्वाइंट सेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा, कमेंट करके बताओ। उसके बाद जो विल है वो कौन कौन से बिलों के सापेक्ष में अभी तक इसको लाया गया है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ये आप जान जाओगे तो इसकी क्रिटिसिज्म कैसे कर सकते हैं, यानी आलोचना कैसे कर सकते हैं। अब इन आलोचनाओं के सापेक्ष में 1 to 1 करके पढ़ेंगे तो पूरी पिक्चर कहानी बन जाएगी। सामान्य रूप से 2017-18 से अगर आप देखें 2023 के बीच में तो 2 से 3 बार क्वेश्चन ज्वाइंट सेशन से पूछ चुका है, और इसलिए अगर इसकी पूरी पिक्चर बन जाएगी तो बहुत मजा आपको आ जाएगा। आओ 1 to 1 करके लेके चलते हैं। लिखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देश में अगर हम ये पॉइंट देखें, अगर हम 1935 के एक्ट की तरफ जाते हैं तो भारत का लगभग 1935 से लगभग 75% पार्ट बना हुआ है, और पार्ट बनने के पीछे कई सारे कारण यहां निकल के आ जाते हैं कि अगर भारत शासन अधिनियम 1935 के पार्ट से लगभग 75% पार्ट हम यहां से लिया गया, और ये अवधारणाएं कहाँ की हैं, ब्रिटेन की है। तो अब ब्रिटेन की अवधारणा है तो यहां पर हमने द्विसदनीय व्यवस्था को रखा, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी। अगर केंद्र में जाओगे
तो यहां पर हमने दो सदन, लोकसभा को भी डाल दिया और राज्यसभा को भी डाल दिया। ऐसे ही अगर यहां जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखेंगे तो राज्यों में भी हमने विधानसभा को डाल दिया गया, और जहां जनसंख्या ज्यादा है, जहां विधानसभाएं कवर नहीं कर सकती हैं, वहां विधान परिषद यानी काउंसिलिंग को डाल दिया। तो पहली बात तो भारतीय शासन अधिनियम जो है द्विसदनीय व्यवस्था का उल्लेखित करता है। अगर हमारे देश में एक सदन होता तो ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता ही ना पड़ती। एग्जाम्पल बेस पे जिस घर में एक बालक होता है, संपत्ति का बंटवारा होने की वहां रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती। जिस घर में दो बालक होते हैं, साहब ये हवेली हमारी है तो ये मोहल्ला हमारा है, ये ट्रैक्टर हमारा है तो ये सब हमारा है, या फिर इस तरीके से बंटवारा होता है, उस बंटवारे में विवाद तो होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे ही देश में लोकतंत्र की स्थापना की गई, कौन से की लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर की गई और उसमें रख दिए गए दो सदन, तो स्वाभाविक सी बात है कि विरोधाभास तो होना ही है। अब जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, कोई नियम लाया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि कहीं ना कहीं आपस में गतिरोध हो सकता है। गतिरोध को रोकने के लिए जब तक संवैधानिक तंत्र नहीं होगा हमारे सामने, तब तक उसको हम कैसे कर सकते हैं, फिर तो सरकारें अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लेंगी। तो यही आपस में दो सदन होने की वजह से इन दोनों के गतिरोध के अनुमान से, गतिरोध यानी विरोध होने के अनुमान से, विरोध अनुमान से हमने एक संवैधानिक तंत्र की स्थापना करी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की स्थापना करी। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को, जिससे कि ये जो गतिरोध हो रहा है, ये जो विरोध हो रहा है, इस विरोध का समापन कैसे किया जाए, इसके समापन करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर डाला। और यही कर डाला, इस करने के लिए हमने रख दिया गया संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन क्यों लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल तंत्र के सापेक्ष में गतिरोध को समाप्त करने के लिए, जिससे कि किसी बिल या पारित करते हुए हम इसको कर सकें। इसी को रख दिया गया आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत। तो यानी 108 अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की जो प्रक्रिया है उसको रखा गया है 108। अब क्यों रखा गया है, इसके पीछे लॉजिकल जानने का प्रयास करते हैं। चलो, इसके रखने के एक कारण तो होगा नहीं, इसके रखने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो एक प्रकार से किन कारणों से ज्वाइंट सेशन होता है, उनको 1 to 1 करके समझने का प्रयास करते हैं, फटाफट निकल जाएंगे इस टॉपिक से भी। सबसे पहले एक सरकार लोकसभा है और दूसरी सरकार राज्यसभा, ऐसा मान लेते हैं। कोई सरकार हड़बड़ी में किसी कानून को पास करना चाहती है, उससे किन गतिरोध ना करे तो बिल बन जाएगा, और बिल बन के देश के लोकतंत्र की जो घंटियां हैं, खतरे की घंटी बन जाएंगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो हड़बड़ी की जांच करने के लिए कि कोई ऐसा कानून तो नहीं जा रहा है जो देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को परेशान कर रहा है। दूसरा, अगर कोई ऐसा कानून है जो संवैधानिक प्रक्रिया के ही खिलाफ है, तो ऐसी स्थिति में गतिरोध होना स्वाभाविक सी बात है। या गतिरोध से पूर्वाभास यानी पहले से आभास होने के कारण भी हम ज्वाइंट सेशन को बुला लेते हैं। तो यानी ज्वाइंट सेशन होने के मूलतः जो कारण है वो ये पूर्वाभास भी एक कारण है। लेकिन जो आप किताबों में पढ़ते हैं, ये ठोस 3 कारण नहीं आपके सामने है। तो यहां पर इन 3 कारणों में अगर आप इन कारणों को जोड़ेंगे, जिनको तत्कालीन कारण कहते हैं, तत्कालीन कारण कहते हैं। तत्कालीन कारण में कौन कौन से हैं, ये भी आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। अगर एक सदन ने किसी बिल को पास कर दिया, दूसरे सदन ने उस बिल को अस्वीकार कर दिया, ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई बिल जा रहा है, तो यानी लोकसभा और राज्यसभा के बिल में तो इसने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया, और यहां इसको अस्वीकार करती है। तो यानी इन दोनों स्थितियों में होने की वजह से यहां पर तत्कालीन कारण के रूप में ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं। या कोई ऐसा विधेयक है
जो उसे मानने से भी उसने इनकार कर दिया, वो सहमति नहीं भी दे रही है, मतलब मान भी नहीं रही है, सहमति नहीं दे रही, यानी दोनों को उसको पढ़ा रहने देती है। तो यानी कह सकते हैं मानने या सहमति से इनकार किया। अगर इसके उपरांत कोई विधेयक, मान लीजिएगा यहां से बिल तो पास हो गया, लेकिन अगले सदन में 6 महीने के आसपास से अधिक अगर पड़ा हुआ है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं तब भी ज्वाइंट सेशन हो सकता है। तो यहीं से कह सकते हैं 6 माह से अधिक की अवधि। तो ऐसी स्थिति में भी ज्वाइंट सेशन हो सकता है। तो यानी आप समझ पा रहे होंगे, एक कारण, दो कारण, तीन कारण। लेकिन इस 6 महीने के समय में, जैसे आपको जानते होंगे कि अगर 4 दिन से अधिक का समय स्थगित किया गया है या सत्रावसान किया गया है सदन का, उसको काउंटिंग नहीं करेंगे। 4 दिन से कम का समय अगर आपने मान लो 2 दिन का स्थगन कर दिया सदन को, वो तो काउंट कर सकते हैं 6 महीने में। लेकिन यहां लिख लीजिएगा 4 दिन से अधिक का समय, अधिक का समय गणना नहीं किया जाएगा जब सदन को स्थगित कर रखा हो या सत्रावहास कर रखा हो। तो आपके दिमाग में और पॉइंट पड़ रहा है। अब ये तत्कालीन कारण है, वो हमारे एक जब संवैधानिक स्ट्रक्चर कर रखे थे उसके कारण है। तो आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी कि भैया ज्वाइंट सेशन काहे आते हैं। तो ज्वाइंट सेशन आने के ये 3-4 कारण हैं। असहमति दे दे, भाई साहब यस नो ना बताए, या उसके बाद 6 महीने तक उस पर कोई जवाब ना दे। ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन होता है। लेकिन ज्वाइंट सेशन होता किन किन मामलों में है, या ज्वाइंट सेशन होता किन इश्यूज पर है, ये भी हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। और पूरी पिक्चर यहाँ पर पूरे आधार पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ज्वाइंट सेशन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर संरचना कैसी, जैसा कि अगर हम देखें इंडिया के सापेक्ष में, तो बिल का जो प्रारूप है वो 3-4 भागों में हमने रख रखा है। एक क्या है, साधारण विधेयक, नॉर्मल, जिसको बिल के या सिंपल बिल के नाम से जानते हैं। दूसरा वित्त विधेयक, इसको आर्टिकल नंबर 117 में रखा गया, जैसा कि एक बेसिक बेसिक बातें हैं फाइनेंस बिल की, जिसको कह सकते हैं। एक होता है धन विधेयक, जिसको मनी बिल कहते हैं। संभवतः 110 आर्टिकल में इसको रखा गया है, तो ये 110 में रखा गया है। और अगला पॉइंट जो होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक, आर्टिकल 368 के अंदर रखा गया है। तो यहां लिखे संविधान संशोधन। आर्टिकल 368, आप जानते होंगे कि ये 3 जो विधेयक हैं हमारे पास, ये इंडिया के एक प्रकार से बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 3 विधेयक में ज्वाइंट सेशन, हम ये ए ग्रुप है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो पहली बात अगर हम इसकी चर्चा करें, यहां पर ज्वाइंट सेशन नहीं ला सकते। क्यों नहीं लाते, इसकी वजह क्या है। पहली बात, जब भी कोई बिल को लाया जाता है तो सबसे बड़ी पॉइंट निकल के आता है कि जब भी कोई बिल आएगा तो दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। वहां उसने कंडीशन फॉलो कर दी। अगर दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा तो भाई ज्वाइंट सेशन की आवश्यकता ही क्या है। भाई वहां से भी मेजोरिटी से पास हो रहा है, वहां से भी मेजोरिटी से पास हो रहा है। तो 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल एंड हाफ मेजोरिटी, जो कि हम पढ़े थे लास्ट सेशन में। इसका मतलब ज्वाइंट सेशन यहाँ कभी नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ की बात करेंगे तो जैसा कि आपको ज्ञात है, ज्वाइंट सेशन मनी बिल में भी, धन विधेयक में भी नहीं होता है। क्यों, इसमें संपूर्ण शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास। तो यहीं से कह सकते हैं कि संपूर्ण शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है। और संपूर्ण शक्ति अगर लोकसभा के पास है और राज्यसभा अगर मने भी कर रही है और पावर लोकसभा के पास है, तो भाई क्यों लाएंगे ज्वाइंट सेशन, क्यों टाइम वेस्ट करना। इसलिए हम यह धन विधेयक पर भी हम यहाँ ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाते। आया दिमाग में। अब ज्वाइंट सेशन कहाँ बुलाया जाएगा, ओनली
साधारण विधेयक पर या वित्त विधेयक पर? कभी नहीं भूलोगे साहब। अगर भूल जाओगे तो आप उनका पढ़ाने का अंदाज बेकार है। फिर किसी की बात सुनकर मजा ना आए, कपड़े पहनकर जच ना पाए, खाने के बाद पच ना पाए, देखने के बाद कोई आपको दोबारा ना देख पाए, बेकार है ऐसी चीजों का होना। तो मैं भी यही कहता हूं कि अगर तुम पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद दिमाग में छप ना पाए, पढ़ने के बाद दिमाग में रुक ना पाए, तो कोई फायदा नहीं है पन्ने पलटने का। फिर तो आराम से चाहे एक ही पन्ना सुबह शाम तक पढ़िएगा, एक ही पेपर पढ़िएगा, तब तो उसका फायदा है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फायदा है। यूपीएससी लंबी जर्नी है, यहाँ आपको रथ से लेके चलना पड़ता है, हेलीकॉप्टर वाले यहाँ सब असफल हो जाते हैं। राइट? तो मजा आया? कितने लोगों को मजा आ चुका है कि अब ज्वाइंट सेशन कहाँ कहाँ हम लोग लेके आते हैं, ये आपके दिमाग में पिक्चर बन पा रही होगी। और ज्वाइंट सेशन को लेकर अगर 108 के तहत राष्ट्रपति मुकालते हैं, लेकिन 118 जो राष्ट्रपति नियम है, देखिए थोड़ा सा पॉइंट समझने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष, ये राज्यसभा अध्यक्ष के अलावा अगर आपको ज्वाइंट सेशन के नियमों में कुछ चेंजिंग करना, चलो यहाँ इस पॉइंट को भी लिख लो जिससे कि आपके दिमाग में एक आइडिया भी चेंज हो जाएगा। इसके अगर किसी स्ट्रक्चर में चेंजिंग करना है, तो अगर इनकी ज्वाइंट सेशन की अवधारणाओं को कुछ चेंजिंग करना है तो राष्ट्रपति जी नियम बनाएंगे। कौन नियम बनाएगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नियम बनाएंगे, लेकिन नियम अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, आर्टिकल 118 के तहत। देखो कितना खतरनाक पॉइंट है। और राष्ट्रपति जी अकेले नहीं बनाएंगे। अकेले का मतलब अकेले नहीं बनाएंगे, हमारे पास दो सदन है, एक लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, एक राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो यानी यहां राष्ट्रपति जी दोनों लोगों से, किससे? लोकसभा के अध्यक्ष और ये राज्यसभा के सभापति। सभापति कह सकते हैं या अध्यक्ष कह सकते हैं। ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इन दोनों से विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श करने के लिए ये जो सलाह देंगे, राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना। तो याद आ रहा होगा कि ज्वाइंट सेशन के नियमों में परिवर्तन आर्टिकल 118 के तहत राष्ट्रपति नियम बना के कर सकते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति की जो सलाह है या विचार विमर्श के उपरांत उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। ये भी हम लोगों ने इसको साथ में याद करने का प्रयास करा कि कहाँ कहाँ, मान लीजिएगा कल को यहाँ पर ज्वाइंट सेशन जो है किसी और बिंदु पर लाने का प्रयास करें तो ला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नियम बनाएंगे, उसके लिए संसद के नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब यहीं से अगला पॉइंट जो बनेगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूं, मजा आ जाएगा, देखिएगा। गिव मी ओनली 2 सेकेंड। अब देखिएगा इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट, यानी आपको पता है कि जो कॉल करते हैं, कौन करते हैं, पुकारते कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट ही जो कौन करता है। ये सामान्यतः हर किसी के दिमाग में एक वर्ड आता है कि लोकसभा स्पीकर कर सकते हैं, यानी हु प्रेसिडेंट ऑफ द ज्वाइंट सेशन, इसके प्रेसिडेंट कौन करते हैं, ये दिमाग में आता होगा। तो संभवतः आपको पता है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसकी प्रेसिडेंट या अध्यक्षता करते हैं। वन टाइम के लिए लोकसभा अध्यक्ष के घर में कोई बालक वालक हो गया और वो बेचारे नहीं है, अनुपस्थित हैं या खल्लास हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में अगर ये नहीं है तो कौन करेगा? तब प्रश्न बन जाता है, बोलेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। अब ये पॉइंट समझने का प्रयास करें, अगर लोकसभा अध्यक्ष हैं तो वो करेंगे, अगर नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। किसी स्थिति के कारण लोकसभा उपाध्यक्ष भी अपनी किसी व्यवस्था में व्यस्त हैं, आप मुझे लगता है कहीं और जा रहे थे लेकिन मैं उस वर्ड को चेंज कर डाला। तो यहीं से एक प्रश्न बनेगा कि राज्यसभा के सभापति करेंगे या उपसभापति करेंगे? ओ मजा आ गया सर आज, है ना?
तो अब आपके पास ए ऑप्शन तो ये रहा, पहले ये रहेंगे, इसके बाद ये रहेंगे, इसके बाद ये रहेंगे। अब इनमें से ये दो व्यक्ति आपके सामने, सभापति या उपसभापति। अब आपके दिमाग में एक सिस्टमेटिक तरीका बन पा रहा होगा कि ऐसी स्थिति में हम सभापति को नहीं ले सकते हैं, कौन, उपसभापति करेंगे। क्यों साहब? इसके पीछे एक कारण है कि अगर हम वरीयता के क्रम में अगर हम लोग देखें तो उपराष्ट्रपति सेकंड क्रम में आता है, उपराष्ट्रपति बाद में आते, वो लोकसभा अध्यक्ष बाद में आते हैं। जिस अधिवेशन की या जिस बैठक की अध्यक्षता पहले लोकसभा अध्यक्ष कर चुके हों या करने वाले हों या उनका वरीयता क्रम हो, उसके बाद उपराष्ट्रपति का क्रम देश में शोभा देगा नहीं ना। एग्जाम्पल बेस पे अगर आप किसी भी पॉइंट को लेने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर सभापति का क्रम जो होता है इन सबसे ज्यादा ऊपर होता है, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। इसलिए उप राज्यसभा के उपसभापति इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट निकल के आता है। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो, और दूसरा पॉइंट, ये क्यों भी नहीं करेंगे, एक पॉइंट और समझो कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति क्यों और नहीं करेंगे। ये पॉइंट तो रहा लॉजिकल, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो एक प्रकार से कह सकते हैं सदन के मेंबर नहीं होते हैं, उनका चुनाव होता है। सदन के मेंबर ना होने की वजह से एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते। ये भी एक लॉजिकल पॉइंट है। अब यहीं से वन टाइम के लिए अगर तुम्हारा दिल तोड़ना हो और तुम्हारे दिल को फिर जोड़ना हो, वन टाइम के लिए कह दीजिएगा ये भी नहीं है तो। अब बैठक में जो उपस्थित मेंबर हैं वो सब मिलके निर्णय करेंगे किसकी तरफ ज्यादा मेजोरिटी है, कि अब डिसाइड किया जाए कि कौन निर्णय करेगा। तो यानी यहीं पे अगर तुम ये मत कहना कि राष्ट्रपति तय करेंगे, राष्ट्रपति तय कर चुके हैं कौन करेगा, लेकिन यहाँ बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा निर्णय। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि बैठक के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि कौन करेगा। तो यानी ये चार लॉजिकल जो पॉइंट हैं आपके दिमाग में बन जाने चाहिए। अब ये पॉइंट आपके दिमाग में अगर सेट हो चुकी है तो आइएगा विधेयक को कैसे, जब ज्वाइंट सेशन होगा तो कैसे कैसे पारित करते हैं, इस बात को भी लेके अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संभवतः मुझे लगता है कि पूरी पिक्चर आपके दिमाग में जिस तरीके से किसी छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, लो बेटा ऐसे ऐसे लिखो, इस तरीके से लिख लिख के तुम समझ रहे होगे, देखना। ना ना भाई, योगेश कुमार सैनी लोकसभा का मेंबर नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, बैठक में जो लोग होंगे वो पॉइंट करेंगे। अब जो विधेयक है, जो बिल है, वो कैसे आता है इसके बारे में जानने का प्रयास करें कि विधेयक पारित कैसे होता है। ज्वाइंट सेशन होना हो गया, दोनों लोग सदन के लोग आ चुके हैं, तो पहली कंडीशन ये है कि संयुक्त बैठक का जो कोरम है दोनों मेंबरों का 1/10 होना चाहिए, तभी बैठक की कार्यवाही स्टार्ट होगी। तो पहला पॉइंट, विधेयक पारित कब होगा, दोनों सदनों का कोरम पूर्ण होना चाहिए। कोरम को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों सदनों का कोरम 1/10। यानी एग्जाम्पल बेस पे 550 यहाँ है, 250 यहाँ है, कुल को जोड़ेंगे तो लगभग 800 हो जाएगा। 800 में 1/10 जब तक नहीं आएंगे, जब तक यहाँ पे सदन की कार्यवाही स्टार्टिंग ही नहीं होगी। अब पॉइंट देखिएगा, एक लॉजिकल पॉइंट और बनता है कि जब सदन एक हो चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा भी, जो उसकी प्रक्रिया नियम होंगे इस बैठक को चलाने के, वो यहां से कह सकते हैं बैठक के प्रक्रिया नियम। बैठक के प्रक्रिया नियम, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और बैठक के जो प्रक्रिया नियम होंगे, दो हमारे पास सदन है, एक तो लोकसभा के नियम होते हैं, राज्यसभा के। तो बोलिएगा एग्जाम्पल बेस पे बताओ कि बैठक की जो प्रक्रिया नियम है वो राज्यसभा के अनुकूल चलाए जाएंगे या लोकसभा के। बोलेंगे सर लोकसभा के अनुकूल चलाए जाएंगे, राज्यसभा के अनुकूल नहीं चलाए जाएंगे। तो पहली बात कि संयुक्त बैठक का प्रक्रिया एक प्रकार से कह सकते हैं किसके अनुकूल चलाए जाएंगे, लोकसभा के अनुकूल। चलो यहीं से तीसरा पॉइंट, अगर बैठक स्टार्टिंग हो गई है, अब पहला कंडीशन तो बैठक जब स्टार्ट होगी, फिर बैठक कैसे स्टार्ट होगी, उसके उपरांत
उसके उपरांत पॉइंट ये बन जाएगा कि जो उपस्थित मेंबर हैं उसमें मतदान देने वाले सांसदों के बहुमत के आधार पर ये क्या होगा, पारित होगा। और बहुमत भी क्या होगा, सामान्य बहुमत होगा। तो यानी यहीं से कह सकते हैं जो भी बिल है, जो भी विधेयक है, विधेयक उपस्थित एवं मतदान करने वालों के बहुमत से पास, बहुमत से पास। अब ये बहुमत से अगर पास होगा तो यहां बहुमत 3 होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि पास करने के लिए एक तो सामान्य बहुमत होता है, इसका मतलब सामान्य बहुमत का मतलब ये रहा, सामान्य बहुमत का मतलब ये रहा कि आधे से ज्यादा, एक ज्यादा, यानी आधे से +1। जैसे कि 300 लोग बैठे तो 151 लोग हो जाएंगे। एक होता है विशेष बहुमत, तो 2 ही बहुमत होते हैं। तो एक विशेष बहुमत का मतलब है कि 2/3 भाग। तो यानी ये जो विधेयक है वो पास करने के लिए सिर्फ हमें सामान्य विधेयक, सामान्य बहुमत चाहिए। तो यानी जब भी कोई ज्वाइंट सेशन होगा तो वहां पर चर्चाएं जब चलेंगी तो वहां पर जो मतदान करने वाले लोग होंगे वहीं पर आधे, यानी कह सकते हैं सामान्य बहुमत से बिल को पास हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ये मान सकते हैं कि एग्जाम्पल बेस पे ये माना जाता है कि यहाँ जो ताकत होती है, शक्ति किसके पास ज्यादा होती है, बोलेंगे लोकसभा के पास ज्यादा होती है, राज्यसभा के पास, लोकसभा के पास। क्यों? इस स्थिति में ये माना जाता है कि लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति इसलिए है क्योंकि 550 लोगों में से अगर मान लो 200 लोग आ गए और यहाँ 250 लोगों में से मान लो 100 लोग आ गए। अब सोचो इस 100 का आधा, 200 का आधा 100 होता है, इसका आधा कितना, 50। तो बहुमत कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में लोकसभा से अगर बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में अगर गया है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा उसको वहां से ज्वाइंट सेशन बुला के पास करा लेती है। तो ये एक तानाशाही रूप है। जब मोदी जी को लगेगा कि हाँ कोई हमें बिल पास चल रहा है, करवाना है, और राज्यसभा पास कर नहीं दे रही है, ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे, नो बेटा आ जाओ वहां पे उनका बहुमत क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन कोई बिल राज्यसभा से पास हो चुका है और लोकसभा में अगर अटका हुआ है, ऐसी स्थिति में पास होना स्वाभाविक नहीं है। तो यानी आपके दिमाग में पिक्चर बनती हुई चली जा रही होगी कि कैसे कैसे हुआ। अब अगर हम लोग बात करें, अभी तक ज्वाइंट सेशन 3 टाइम्स हुआ है, तो ये भी जान लीजिएगा 3 टाइम्स हुआ है। ज्वाइंट सेशन कितनी टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है। अगर 1 टाइम्स की बात करेंगे तो पहला हुआ था डोरी दहेज को लेकर, डॉवरी, डॉवरी दहेज को लेकर। अब ये दहेज को लेकर जो हुआ था, ये हुआ था हमारा सेशन एक प्रकार से कह सकते हैं 1960 के अराउंड। दूसरा होता है बैंकिंग सर्विस को लेकर, तो अगर दूसरे की बात करेंगे तो ये होता है बैंकिंग को लेकर, बैंकिंग को लेकर 1977 के बाद होता है। तीसरा होता है आतंकवाद को, टेररिस्ट को लेकर, आतंकवाद 2002 के सापेक्ष में। तो यानी आपके दिमाग में एक पिक्चर हो जाएगी कि हाँ अभी तक ज्वाइंट सेशन हमारे पास सिर्फ कितने हुए हैं, 3 हुए हैं, जिसमें से एग्जाम्पल बेस पे कहा जाए एक ही पास हुआ है जिसको कह सकते हैं डोरी व्यवस्था, बाकी दोनों ये कह रहे हैं असफल हुए हैं। ये भी तुम्हारे दिमाग में एक प्रकार से पिक्चर बन जानी चाहिए। अगर हम इसमें क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म की आलोचना यूपीएससी मेंस के लिए काफी इंपोर्टेंट रहती है। यानी अगर ज्वाइंट सेशन लड़ाई क्या थी, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, ऐसी स्थिति में लोकसभा जीत जाती है क्योंकि उसके पास बहुमत ज्यादा है, सीट ज्यादा है, और राज्यसभा की कम सीट होने की वजह से ज्वाइंट सेशन में ध्यान रखना राज्यसभा से पारित नहीं हो पाता है। तो यानी ये क्रिटिसिज्म भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की चर्चा को मुझे लगता है स्वाभाविक यहीं बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की पिक्चर पूरी फिल्म बनी होगी, जितना भी हम लोगों ने आज इसको ओवरलैप किया गया। कैसी लगी क्लास एक बार अब कमेंट करिएगा। आज की चर्चा को यहीं हम लोग विराम करते हैं और इस तरीके से वेदांग बैच में हम 1 to 1 करके सारे सब्जेक्ट पर कमांड करेंगे। अभी मैं आपकी करंट अफेयर क्लास भी एक सर हैं उनसे स्टार्टिंग करने वाला हूं, जहां पर करंट अफेयर वो लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हिस्ट्री में लूँगा, पॉलिटी में लूँगा, इकोनॉमी में लूँगा, देखिएगा, जिससे कि इस चीज़ आपके दिमाग में ओवरव्यू हो जाएंगे। तो कमेंट करें कैसी लगी आज की क्लास।